Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस ईयर पेपर। पर्टिकुलरली कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं। मैंने ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2011 से लेकर 2019 का इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स बता दिया, प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल सक्सेस स्क्वायर या यूट्यूब चैनल लीगल सक्सेस स्क्वायर में देख सकते हैं। साथ ही साथ चलिए आइए आज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आता है और मेंस का एग्जामिनेशन नियरेस्ट ही है, तो मैं सारे पेपर्स ईयर पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगी और मेन पॉइंटर्स बता दूंगी। तो ये एग्ज़ाम्स के पहले भी आप 2-3 बार सुनिएगा। अभी भी आप अच्छे से पॉइंटर्स लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताती हूँ। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका पेपर डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो इसका पहला क्वेश्चन 2010 का है, सेक्युलरिज्म इज नेदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड। इट एलिमिनेट्स गॉड from the matters of state and ensures that no one shall be discriminated on the grounds of religion. In the light of the above observations, discuss the true impact of the freedom of religion guaranteed under the Constitution of India. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि इसने ही इंसर्ट किया वर्ड सेक्युलर प्रीएम्बल में, और आपको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब यही होता है कि जो रिलीजन है हमारा वो न्यूट्रल है हमारे स्टेट में। और जो हम लोग का डॉक्ट्रिन है इंडिया का, वो क्या बताता है कि वो सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है, पर इंटरफेयर किसी से नहीं करता। इंटरफेयर किसी से नहीं करता है, ये हमारा इंडिया का डॉक्ट्रिन है। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट केस लॉज लिख सकते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट का है AIR 1974। तो इसमें जो भी बातें डिस्कस की गई है वो आपको लिखना है। मैं आपको वेरी शॉर्ट में बताकर आगे बढ़ती हूँ। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है फिर हमारा, जो कि गारंटीड किया गया है अंडर आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हम लोग को बताता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो सेक्युलर है। तो मतलब उसके बारे में बताना है। फिर ये सब आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। तो ये हमारा हो गया 2010 का 1 का A हम लोग ने डिस्कस किया अभी। अब 2010 का 1 का B हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसा अज्यूम करते हुए चलूँगी कि आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, आप जस्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। What are the legal and constitutional remedies against violation of Article 311 of the Constitution? Whether departmental proceedings can be held against a government servant relating to the same charge after he has been exonerated at a previous proceeding discussed. तो जो legal and constitutional remedies है against the violation of section 311 of the Constitution, इसके बारे में बताना है कि अगर कोई भी पर्सन, जो भी मेंबर ऑफ सिविल सर्विस है यूनियन का या ऑल इंडिया सर्विस के या सिविल सर्विस स्टेट का या होल्ड करता सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, उसके पास 2 रेमेडी है। 2 रेमेडीज़ कौन कौन सा है कि वो पहला वो सिविल सूट फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में कि डिक्लेयर करने के लिए अपना राइट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स राइट्स, और वो प्रेफर कर सकता है रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर सेकंड पार्ट है इसका, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिलेटिंग टू द सेम चार्ज आफ्टर ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड एट अ प्रीवियस प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो लीगल पोजीशन है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एक्विट हो जाता है क्रिमिनल केस में, तो वो ओपन होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो इनिशिएट कर सकता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ अगेंस्ट हिम, उसी ऑन द सेम चार्ज, उसी चार्ज में, बट आफ्टर कंप्लाइंग सेक्शन आर्टिकल 311 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये चीज़ हल्ड किया गया है
फेमस केस लॉज में वापस केस लॉ इसका लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका केस लॉ। वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट का केस है 375। और सेम चीज़ हेल्ड किया गया है राधा कांटा पैटनेक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में। चलिए आइए नेक्स्ट ईयर पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 2011 का, हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो कौन प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी? हम लोग को आर्टिकल 352 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड बाय किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कब हो सकता है? इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड कि अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड है या एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, तो इसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा, तब ये क्या कर सकता है? इशू कर सकता है। और फिर आर्टिकल 352 क्लॉज 2 के बारे में भी बताना पड़ेगा कि जो भी है वो राइटिंग में होना चाहिए टू द प्रेसिडेंट की वो प्रोक्लेमेशन इशू हो सकता है जो भी देगा, तो इस तरीके से पूरा चीज़ लिखित पे भी होना चाहिए, ये भी अपने को मेंशन करना है। फिर इसका इफ़ेक्ट क्या है? जो सेकंड पार्ट है इसका इफ़ेक्ट आपका बताता है कि ये डायरेक्शंस देता है स्टेट्स को। कौन देता है? यूनियन देता है। डायरेक्शंस बाय यूनियन टू स्टेट्स। पहला ये इफ़ेक्ट हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का वो सब्जेक्टेड है टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट का वो एक्सटेंड करेगा कि वो डायरेक्शंस वगैरह सब देगा कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना है पावर। और ये चीज़ सेम चीज़ हम लोग का किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 353 में। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स वी आर मूविंग अहेड। दैट इफेक्ट इसका हो सकता है सेकंड, पावर्स ऑफ यूनियन। यूनियन का पावर है टू मेक लॉज, कि वो लॉज बनाए ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। Okay, and the same thing has been mentioned under Article 353। तो जब भी प्रोक्लेमेशन इन ऑपरेशन हो गया, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है जो भी स्टेट लिस्ट में, जो भी सब्जेक्ट लिस्ट है स्टेट का, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है ये सब चीज़ों में, जो कि एम्पावर कर रहा है यूनियन को या ऑफिसर्स को या अथॉरिटी ऑफ यूनियन को उस सब्जेक्ट्स में जो कि सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड भी नहीं है यूनियन लिस्ट में। ओके, देन वी आर I am moving ahead to the next point, सस्पेंशन। ये प्रीलिम्स में भी आता है सारे स्टेट्स में। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी चलता रहेगा तो जो भी लिखा हुआ है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा स्टेट को कि भाई लॉ मत बनाओ या एग्जीक्यूटिव एक्शन मत लो, जो स्टेट ले सकता है पार्ट 3 में। तो ये आर्टिकल 19 का जो है वो आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा। और जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट्स जो भी लिखा हुआ है वो सस्पेंड हो जाएगा जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी चलेगा। एंड द सेम थिंग्स हैज़ बीन रिटन अंडर आर्टिकल 358। सो वी आर मूविंग अहेड टू द फोर्थ वन, चेंज इन द financial relation, change in the financial relations of union and state। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी इमरजेंसी चलेगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि जो प्रोविजंस है आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक वो उसका इफ़ेक्ट जो भी है, एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस जो भी लिखा हुआ है वो ध्यान में रखना है अपने को। एंड द सेम थिंग हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 354। फिर हम लोग का है 5th नंबर, एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कोई भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो जो 5 ईयर्स का जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। और वो एक्सटेंशन होगा 5 ईयर जो भी है वो एक्सटेंशन कितने साल के लिए और हो सकता है? 1 ईयर तक। एंड वो एक्सीड नहीं करेगा फिर वापस
6 मंथ्स तक, जैसे ही प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट होता है, बंद हो जाता है जिस समय। और ये सेम चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग के आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। फिर लास्ट इसका इफ़ेक्ट है हम लोग का सस्पेंशन ऑफ enforcement of the fundamental rights which has been mentioned in article 19। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि जो राइट है टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सच राइट्स एज मेंशन्ड, जो भी लिखा हुआ है इन द ऑर्डर या जितने भी प्रोसीडिंग्स में लिखे हुए हैं जो भी पेंडिंग है कोर्ट में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स, वो सस्पेंड हो जाएंगे फॉर द पीरियड। और 44th अमेंडमेंट जो है उसके बारे में भी बता देना कि जो राइट टू मूव टू द कोर्ट है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 जो भी है उसके बारे में भी बता देना, जो कि क्या बोलते हैं ये दोनों जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में बताना है। तो ये अपना हो गया। चलिए आइए हम लोग 2011 का 1 का बी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोटेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंसेज एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपेयर द सेम विद द एनालॉगस प्रोविजंस इन द क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो आर्टिकल 20 है क्लॉज 1 टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो डील करता है किससे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉरेन ऑफेंस। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में बताता है, वो आपको लिखना पड़ेगा कि ये प्रोटेक्ट करता है एक्स पोस्ट फैक्टोज लॉज को प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि जितने भी आर्टिकल जो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखे हुए हैं वो प्रोहिबिट करता है प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस फॉर द सेम ऑफेंस, जो कि डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है। डबल जियोपार्डी इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन है इसके बारे में क्लॉज 3 बात करता है, उसके बारे में बताना पड़ता है कि कोई भी पर्सन अक्यूज है कोई भी ऑफेंस के लिए उसको कंपेल नहीं कर सकते, भाई तुम विटनेस बनो अपने खिलाफ। तो ये याद रखना है। अब कंपैरिजन का अगर बात आता है फ्रेंड्स, तो आप किस तरीके से करोगे, क्योंकि इसमें ही आपको मार्क्स स्कोर करना है। बाकी सब लोग प्रोविजंस उगल देंगे जितने भी आएंगे मेंस में, और वो अपने प्रोविजंस उगल देंगे। कंपैरिजन वाले में ही आप अच्छे स्कोर कर सकते हो बाकी लोगों से। तो आपको पहला बताना है कि जो सेक्शन 300 है वो एनालॉगस प्रोविज़न है, स्टार्टिंग ही ऐसे ही करना है, एनालॉगस प्रोविज़न है ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस विच हैज़ बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 20। ओके, तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 300 का, वो जो है वो पैरेलल है, ये भी बताना है ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर जो प्रोविजंस जो भी दिया गया है वो डिटेल में हम लोग बात करते हैं अभी कि जो यूज़फुल है टू मेंशन द सबसेक्शन, जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है फिर हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि सेम ऑफेंस जो भी डबल जियोपार्डी का प्रोविजंस है, तो इसके बारे में बताते हुए फिर एक अपने इलस्ट्रेशंस लिख देंगे, सी नंबर इलस्ट्रेशंस, जो कि बहुत अच्छा है कि ए इज चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कन्विक्टेड ऑफ अ कल्पेबल होमिसाइड ऑफ बी, ए मे नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ट्राइड ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर द मर्डर ऑफ बी। तो ये बहुत अच्छा है इलस्ट्रेशन, ये लिख सकते हैं आप। और जो कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, तो इसके लिए आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज जो है इसके लिए आप बता सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस है सेक्शन 300 सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 5 ऑफ CRPC, ये आप बता सकते हैं। जो कि कंपेयर किया गया टू द प्रोविज़न आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो बताता है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया कोई भी ऑफेंस के लिए अर्लियर ट्रायल में, तो उसको ट्राइड नहीं कर सकते सेम एक्ट्स के लिए। तो फिर हम लोग ये इसके बारे में बता देंगे
पर एक चीज़ कंपैरिजन करते वक्त आप लोग को लिखना है कि सेक्शन 300 सबसेक्शन 2 जो है, जो भी बात करता है कि जो भी पर्सन एक्विट हुआ है, कन्विक्ट हुआ है कोई भी ऑफेंस के लिए, उसको बाद में ट्राइड कर सकते हैं डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए, फॉर विच सेपरेट चार्ज विच माइट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम एट द फॉर्मल ट्रायल। ठीक है ना, फॉर्मल ट्रायल में जहाँ चार्ज बन चुका है अंडर सेक्शन 220, वो चार्ज में आप पढ़े थे 220 वो सबसेक्शन 1 में। पर यहाँ पे एक चीज़ लिखना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है, बट सच प्रोसिक्यूशन जहाँ पे भी चार्ज बना 220 सबसेक्शन 1 में, ऐसा प्रोसिक्यूशन में ओनली बी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आप लोग को लिखना है। फिर हम लोग है ना सेक्शन 300 सबसेक्शन 3 का बात करते हैं कि कोई भी पर्सन कन्विक्ट हुआ है कोई भी ऑफेंस के लिए, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो ट्राइड हो सकता है उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, पर प्रोवाइडेड डिफरेंट ऑफेंस हो तो। पर यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि जो कॉन्सिक्वेंस है वो पहले नहीं हुआ हो या वेयर नॉट नोन, पहले नहीं जाना हो टू द कोर्ट कि ऐसा हो सकता है एट द टाइम जब वो सबसे पहले कन्विक्ट हुआ था फर्स्ट ऑफेंस के लिए। तो ये अपने को इसके बारे में लिखना है। और जो इसका मैं ये जो एक्सप्लेन की हूँ इसका इलस्ट्रेशन मैच करता है F से और इसका इलस्ट्रेशन मैच करता है B से। तो साइमल्टेनियसली अगर ज़्यादा मार्क्स का आया तो आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 300 सबसेक्शन 4 का, कि बोल रहे हैं जहाँ पे भी अगर पर्सन एक्विट हो रहा है, कन्विक्ट हो रहा है कोई भी ऑफेंस के लिए, वो सब्सिक्वेंटली चार्ज हो सकता है, ट्राइड हो सकता है अदर ऑफेंस के लिए कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम एक्ट्स विच ही मे हैव कमिटेड। पर यहाँ पे कंडीशंस क्या है? द ओनली कंडीशन इज़ डैट कोर्ट जो है जिसके द्वारा फर्स्ट ट्राइड हुआ है वो अक्यूज्ड वो कम्पिटेंट नहीं हो, कोर्ट जो है वो कम्पिटेंट नहीं हो टू ट्राई द ऑफेंस विद विच ही इज सब्सिक्वेंटली चार्ज, जो वो बाद में जो सब्सिक्वेंटली चार्ज हुआ है। इसका इलस्ट्रेशन मैच करता है ई से। तो इसके बाद आप ई का लिख सकते हैं। फिर आप आ गए हैं सेक्शन इसमें आ गए हैं सेक्शन 300 सबसेक्शन 5, जो कि स्पेसिफाई करता है कि अगर पर्सन डिस्चार्ज हो गया अंडर सेक्शन 258 वो ट्राइड नहीं होगा फॉर द सेम ऑफेंस, बट ही मे बी ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वाज डिस्चार्ज और विद द कंसेंट। पर वो ट्राई हो सकता है अगर कंसेंट रहा कोर्ट का जिससे डिस्चार्ज हुआ है, या कंसेंट रहा दूसरे कोर्ट का जो फर्स्ट मेंशन कोर्ट जिससे वो सबऑर्डिनेट है। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशंस आपको बताने पड़ेंगे सेक्शन 300 का, जो कि क्लियर करता है अबाउट द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट और द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड इज़ नॉट द एक्विटल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन लिखते हुए ये आप एंड अप कीजिएगा। चलिए फिर अब हम लोग चल रहे हैं 2012 हम लोग लास्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। 2012 1 का ए बोल रहा है व्हाट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग को आर्टिकल 22 का प्रोविज़न लिखना है जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के बारे में बात करता है। क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों लिखना है। इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, कोई स्पेसिफिकली इसका है नहीं, बुक से ही डायरेक्ट लिखना है। तो ये पूरा पहले 1 और 2 डिफ़ाइन करने के बाद फिर आप बाकी का क्लॉज 3 4 ये सब बताइएगा। और जो लॉ रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है किसी भी पर्सन का, वो हम लोग का क्लॉज 4 से लेकर 7 तक दिया गया है। तो वो ये मेंशन करते हुए फिर आगे बढ़िएगा, तो फिर एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़े हो, मतलब ये प्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। चलिए फिर हम लोग 2012 का 1 का बी करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज द अमेंडमेंट रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो जो प्रोसीजर है वो आपका 368 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में लिखा गया है। तो ये जो है वो आपको लिखना है कि इनिशिएट कहाँ होता है, अमेंडमेंट जो है इनिशिएट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल करते हैं तब होता है, और वो इधर हाउस हो सकता है पार्लियामेंट का, और वो बिल पास होना चाहिए ईच हाउस में, और मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 2/3 नहीं होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड प्रेजेंट करना है प्रेसिडेंट को, और एसेंट देगा प्रेसिडेंट उस बिल के लिए, और फिर जो उस तरीके से बन जाएगा। तो ये हम लोग को करना है। इसके बाद अमेंड हो जाएगा। फिर जो व्हेन द अमेंडमेंट रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, उसके लिए आर्टिकल 368 क्लॉज 2 बताना है आपको, जो कि सर्कमस्टेंसेस बताता है व्हेन द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और इफ़ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो चेंज करना है आर्टिकल 54, 55, 50, 73, 162, 241 या चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, या कोई भी लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में, या कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, या कोई भी प्रोविजंस आर्टिकल में, तो अमेंडमेंट जो है वो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको ये वीडियोस और नोट्स एंड लीगल जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानना है तो आप लीगल सक्सेस स्क्वायर को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम में भी हम लोग को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।